सभी ठेकेदार भाइयों को मेरा नमस्कार। आज ये जो संदेश है ये हर तरीके से महत्वपूर्ण संदेश है। बहुत सी जानकारियां सभी ठेकेदारों के पास नहीं है, वो जानकारियां भी मैं देना चाहता हूं जो न्यायपालिका से जुड़ी हुई हैं। बहुत सी जानकारियां संगठन से जुड़ी हैं और एक जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो 15 अक्टूबर को राज्य स्तरीय महासम्मेलन सभी शराब व्यापारी भाइयों का जो जयपुर में हो रहा है उसके संबंध में भी कुछ आप लोगों को जानकारी देनी थी। उसके रिगार्डिंग आज ये मेरी बात रखने का मैंने अभी समय लिया है और मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि सारे साथी इसको ध्यान से सुने भी, और जिन साथियों के पास ये ग्रुप में जो जुड़े हुए नहीं हैं, जिनके पास ये सूचना जा नहीं रही है, आपसे अगल बगल में जुड़े जितने भी शराब व्यापारी भाई हैं उन तक भी आप ये संदेश पहुंचाने की कोशिश करेंगे। पहली बात, मैं जो 2 हाई कोर्ट हमारे जोधपुर और जयपुर, इसमें गत वर्ष की जो पिछली साल की और उससे पिछले साल की जो प्लेंटियों के मुकदमे चल रहे हैं उसके संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि जयपुर हाई कोर्ट के नीचे आने वाले सभी जिलों के ठेकेदारों को उसमें स्टे भी मिल गया है और सरकार ने जो वसूली के नोटिस जारी किए थे, जिन लोगों ने यहाँ अपील करी है, अपनी रिट दायर करी है, उनके लिए है ये। जो नोटिस जारी किए थे उनको निरस्त कर दिया गया है। उन नोटिसों को, जो वसूली के नोटिस थे, उनको सिर्फ मात्र नोटिस सूचना के आधार पर उनको नोटिस माना गया है और आदेश दिया है माननीय उच्च न्यायालय ने कि 4 सप्ताह के अंदर जिन जिन की सुनवाई हो गई, जिस तारीख में हुई है उस तारीख से 4 सप्ताह उनको दिया कि 4 सप्ताह में सभी ठेकेदार अपनी जो रिप्लाई है, अपना जो जवाब है, उन पर प्लेंटियाँ क्यों आई, उसका जवाब जो जिला मुख्यालय पर आबकारी अधिकारी बैठता है उनको देंगे। उससे पहले जिनकी स्टे हो गई, जिनके ये ऑर्डर हो गए, उस किसी भी भाई का कोई अकाउंट, कोई भी गाड़ी, कोई संपत्ति उसकी कुड़क नहीं करेंगे, कोई संपत्ति जब्त नहीं करेंगे, ये आदेश उसमें दिया गया है। दूसरी बात, जोधपुर हाई कोर्ट में जो मुकदमे लगे हुए हैं उनमें लगभग 140 के करीब लोगों को ऑर्डर हो गए हैं। उसके अलावा जो बचे हुए लोग हैं उनके ऑर्डर 11 तारीख को, अभी हाई कोर्ट की छुट्टियां चल रही हैं तो 11 तारीख को, और जो शेष जोधपुर में रहे हैं उनकी 21 तारीख को सुनवाई है। तो 21 तारीख की जिसकी सुनवाई होगी उसको 21 तारीख के बाद 4 सप्ताह मिलेंगे। जिनकी 11 तारीख को सुनवाई है उनको 11 तारीख के बाद 4 सप्ताह मिलेंगे। और जो जयपुर हाई कोर्ट में जिनके हो गई, जैसे 8 तारीख को जो सुनवाई हुई थी, इसी 8 सितंबर को, उसको 4 सप्ताह 27-28 दिन का समय उसको मिला था, तो वो परसों तक पूरा हो जाएगा वो समय। इसलिए जिनकी 8 तारीख को जो आदेश हुआ है उन लोगों ने जो कॉपियां नहीं ली हैं, उन लोगों ने अपना जो आदेश नहीं प्राप्त किया है और रिप्लाई के बारे में उनको जानकारी नहीं है, तो वो सारे लोग जानकारी ले सकते हैं, रिप्लाई प्राप्त कर सकते हैं। वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट करके वो मैं उनको दे दूंगा, उपलब्ध करा दूंगा ताकि वो डीओ को दे दें। ये रिप्लाई देने के बाद डीओ आपके साथ चर्चा करेगा। विभाग के कोई भी अधिकारी, चाहे सीआई हो चाहे डीओ हो, ये सब चर्चा करेंगे, सेटलमेंट करने का भी प्रयास करेंगे, आपको संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो वो तो आप अपने विवेक से डिसीजन लेना। जिस तरीके की रिप्लाई मैं आपको दे रहा हूँ उसको पढ़ने के बाद आप सारी चीज़ें समझ जाओगे, तो वो तो आपको उस हिसाब से निर्णय लेना है। दूसरी बात मेरी ये है कि रिप्लाई के बाद वो दोबारा से भी नए वसूली के नोटिस जारी कर सकते हैं। तो नए वसूली के नोटिस जारी करेंगे, उसमें 15 दिन से महीने का टाइम होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया हुआ समय है। वो समय में अगर हम संतुष्ट नहीं होते, हमारी बात नहीं बनती है, तो हम दोबारा नए सिरे से हाई कोर्ट में हमारी रिट पिटीशन दायर होगी और उसके बाद ये सुनवाई चलेगी। ये तो है कोर्ट का मामला। दूसरा मामला, उससे पहले ही कोर्ट में नहीं जाना पड़े, उससे पहले ही राज्य स्तरीय बड़ा महासम्मेलन हमने जयपुर में बुलाया है। करीब 1400-1500 के करीब लोग जिन पर अभी प्लेंटियाँ बकाया चल रही हैं, बहुत से लोगों ने दे दी, उनसे वसूल ली गई। ऐसे लोग हैं जिनकी अभी प्लेंटियाँ बकाया चल रही है और जो न्यायालयों के चक्कर लगा रहे हैं।
तो हमने अपील करी है कि जिन लोगों की प्लेंटियाँ आई है वो प्रत्येक ठेकेदार एक ठेके से 5 आदमी लेके आएगा। तो जो 1500 लोग हैं उनके हिसाब से 5 आदमियों के हिसाब से 15 चौके 60 75 7,500 लोग तो बनते हैं ये प्लेंटी वाले लोग। इसके अलावा जो वर्तमान में जो 7,500 ठेके राजस्थान में जो रनिंग में अभी जो चल रहे हैं, उन ठेकेदारों के साथ भी रोज जातियाँ हो रही हैं। जैसे अभी 30 तारीख को माल नहीं उठा तो 1 तारीख को उनकी दुकान के ताले लगा दिए गए कि पैसे जमा कराओ, बाद में दुकान खोलना। अरे पैसे उनके पास 30 तारीख को पैसे होते तो वो 30 तारीख को माल ही उठा लेते। और आपने उसका जो धंधा है, उसकी जो रोजी रोटी है, जहाँ से उसके पास पैसे आने हैं, अगर आप उसके ताले लगा रहे हो और फिर उससे उम्मीद करोगे पैसा जमा कराएगा, तो ये धंधा चलने वाला नहीं है। ये स्थिति बहुत ही नाजुक स्थिति हो गई है। उसके बाद चलती पॉलिसी में ये पॉलिसी की अवहेलना करके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो हमारा अनुबंध है उसकी अवहेलना कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की अवहेलना कर रहे हैं, चलती पॉलिसी में एक्साइज कम कर रहे हैं, कंपनियों से प्रभावित होके मोटा मुनाफा कंपनियों से कमाने के चक्कर में ये ज़बरदस्ती जो शराब जो बाज़ार में नहीं बिक रही है, नहीं बिकने वाली जो शराब है, उसको ज़बरदस्ती उठवाया जा रहा है। इसके अलावा अलग अलग तरीके से लोगों को डरा धमका के एक अलग प्रकार की वसूली भी लोगों से की जा रही है। और जो पॉलिसी में हमारा कमीशन दिया हुआ है, उस कमीशन पर विभाग का नीचे से लेके ऊपर तक का, कमिश्नर साहब से लेके और ऊपर वित्त सचिव तक भी उस पर कोई चर्चा ही नहीं करना चाहता कि हमने कितना पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रखा, हमारी कितनी राशि इसमें जमा है और हम किस तरीके से कलेक्शन करके सरकार को दे रहे हैं, लेकिन उसके एवज में हमें क्या मिल रहा है। हमारा जो कमीशन अभी इतना कमीशन मिल रहा है जिसमें हमारी सेल्समैन की सैलरी, दुकान का किराया और बिजली का बिल भी पूरा नहीं होता है। उसके अलावा आपने कितनी हमारी जो पैसे जमा कर रखे हैं धरोहर राशि के रूप में, वार्षिक लाइसेंस फीस के रूप में, या अन्य जो भी आप चार्जेज हम लोगों से ले रहे हो, अगर कैलकुलेशन निकालें तो बराबर रहने का सिस्टम है। अभी भी राजस्थान में शराब की मात्रा बहुत ज़्यादा है, बहुत सी जगह कम हुई, लेकिन उसके बावजूद भी शराब की मात्रा बहुत ज़्यादा है। क्योंकि एक्साइज के हिसाब से पिछले साल जो लोगों ने दुकानें उठा ली, एक्साइज को आधार उन्होंने ये समझा कि इतने रुपए की शराब उठानी है, और बाद में पता चला कि जितनी एक्साइज है उससे दुगुने रुपए की शराब उठानी पड़ेगी। तो बाजार में हर साल की 10-20% तो बढ़ाते थे, फिर वो एकदम से जस्ट डबल शराब हो गई। होने से शराब राजस्थान में बहुत ज़्यादा हो गई है। पॉपुलेशन राजस्थान की हर साल इतनी बढ़ नहीं रही है। शराब पीने वाले हर साल से अगर 10% ये एक्साइज बढ़ाते हैं तो इसका मतलब 20% शराब उठानी पड़ेगी। शराब 20% बढ़ गई तो ये एक तरीके से ये एक दादागिरी का माहौल हो गया। और ये जो इनकी पॉलिसी है मद संयम नीति, इसका भी ये खुला खुला उल्लंघन है। मद संयम नीति तो ये कहती है कि नशे को हम कम करेंगे, और आप ये प्रेशर दे रहे हैं। इसके साथ साथ एक दूसरा प्रेशर भी हो रहा है। पहले एक पेटी पर 150 रुपये की प्लेंटी होती थी, भाई शराब नहीं बिकेगी तो 150 रुपये आपको प्लेंटी चुकानी पड़ेगी। आज एक पेटी पर 800 रुपये से लेके और 5,000 रुपये तक की प्लेंटी लग रही है। अलग अलग ब्रांड पे अलग अलग प्लेंटियाँ हैं। जब 5,000 रुपये आप एक पेटी पर प्लेंटी लगा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप इतना प्रेशर दे रहे हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शराब पिलाओ, नशा कराओ। तो ये मद संयम नीति का भी उल्लंघन है। इसलिए सभी ठेकेदारों से मैं कहना चाहता हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण इशू है, और ऐसे इशुओं को आज तक किसी ने उठाया नहीं उठाया तो टुकड़े में हर साल हम मरते जा रहे हैं। हमारे जो नए साथी आए, कोई दूसरे धंधे करने वाले जो बेरोजगार आए, वो सारे धीरे धीरे बर्बाद हो गए। और आज जिस तरीके का तांडव आबकारी विभाग के द्वारा किया गया, उनको पता था कि कानून हमने तोड़ा है, उल्लंघन हमने किया है, शराब बिकी नहीं। इस बात का पूरे राजस्थान के एक एक सरकार के एक एक नुमाइंदे को पता है कि शराब खरीदने की लोगों की कैपेसिटी नहीं रही, उनकी परचेजिंग पावर जीरो हो गई। इस तरह के हालात बने हुए थे, और उसके बावजूद ये नाक में नकेल डाल के और जिस तरीके से पटवारी को गांव में भेज रहे हैं, तहसीलदार को भेज रहे हैं, खातों में पैसे निकाल रहे हैं जो गैर कानूनी है, निकाल नहीं सकते। उन अधिकारियों के खिलाफ भी हम मुकदमा दर्ज कराएंगे, उसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं। किसी की गाड़ियां उठा रहे हैं, किसी के घर गाली गलौच निकाल रहे हैं, घर जाके गाली गलौच निकाल रहे हैं, और जिस तरीके से अखबारों में इश्तिहार दे रहे हैं, ऐसे बदनाम कर रहे हैं कि जैसे हमने कोई बहुत बड़ी ठगी इनके साथ कर ली हो। तो ये सारा का सारा ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि यूनिटी नहीं है। काफ़ी बार हमने प्रयास किए,
पिछले 1-1.5 साल से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, जैसा भी संभव हो हम हर तरीके से ठेकेदार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अकेला मैं भी कुछ नहीं कर सकता, अकेला कोई और दूसरा व्यक्ति भी कुछ नहीं कर सकता। ये ऐसा मामला है जिसमें आपको यूनिटी दिखानी पड़ेगी। जब एक गधे गाड़ी चलाने वाला यूनिटी रखता है, टेम्पू चलाने वाला यूनिटी रखता है, रेडी वाला यूनिटी रखता है, छोटे से छोटे लोगों की यूनिटी है, और वो यूनिटी के माध्यम से वो बड़ी से बड़ी ताकतवर सरकारों को अगर वो झुकाते हैं, तो क्या आप ऐसी स्थिति में नहीं हो? आप सक्षम हो, बिल्कुल सक्षम हो, और राजस्थान के आप हर कोने में, हर गांव, हर ढाणी में बैठे हो। इससे बड़ी ताकत किसी के पास नहीं है। और लगभग मैं पूरे राजस्थान में घूमा हूँ, 80% तो जनप्रतिनिधि है इसमें। कोई सरपंच है, कोई एक्स सरपंच है, कोई पंचायत समिति मेंबर है, कोई जिला परिषद मेंबर है, कोई पार्षद है, कोई प्रधान है, 1-2 जगह तो चेयरमैन भी मिले जिनका ये बिजनेस है। कई एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी मैं कई जिलों में गया हूँ, तैयारी कर। सारे के सारे जनप्रतिनिधि हैं, और हमारी छवि ये बना रखी है कि 2 नंबर का आदमी हम लोगों को समझा जाता है, जबकि हम तो सरकार का जो बिजनेस है, सरकार की जो पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंग हम कमीशन पर काम करने वाले लोग हैं। हमारे साथ कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। मैं सारे विधायकों के पास गया, प्रतिपक्ष नेताओं के पास भी गया कि यार ये शराब वाले हैं, इसका मतलब हम ही सारा गलत काम कर रहे हैं, पैसे भी हमारे, बर्बादी भी हमारी, नुकसान भी हम लोगों को, और फिर भी हम हमारी ताकत का एहसास नहीं करा रहे, इसलिए हमारा सारा का सारा सत्यानाश हो रहा है। ऊपर से जिस तरीके से आप लोगों के साथ जो लूट खसोट की जा रही है, किस तरीके से ठेकेदारों को डराया धमकाया जा रहा है, छोटा सा एक सिपाही जाके उनको धमका रहा है। आबकारी का एक नॉर्मल सिपाही जिसकी ड्यूटी है कि अवैध जो कारोबार हो रहा है उसको पकड़े, वो अपनी दुकान पे आंख दिखा रहा है। ये क्यों हो रहा है सारा का सारा? आज शराब की कंपनियां जो ठेकेदारों को जो लाभ देती थी, गिफ्ट आइटम देती थी, सेल्समैन को देती थी, कभी गिलास आते थे, कभी बैग्स आते थे, कभी छोटे मोटा उसको केस में भी उसको एक सहयोग के रूप में दिया जाता था, वो कहाँ जा रहा है? वो सारा का सारा, क्योंकि उनका माल विभाग बिकवा रहा है, विभाग बिकवा रहा है तो डायरेक्ट वो जो ठेकेदार को मिलना चाहिए वो वहाँ मिल रहा है। तो हर तरीके से हमारा शोषण हो रहा है। इसलिए आप तमाम ठेकेदारों को मैं कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यू है, और ये बहुत ऐतिहासिक सम्मेलन है। इससे सरकार की आंख भी खुलेंगी, विभाग की आंख भी खुलेंगी। और मैं पहले भी कहते आया हूँ कि हम किसी भी ठेकेदार को घबराने, बहुत से कहते हैं जमीन इधर ट्रांसफर करवा देंगे, रिश्तेदार के नाम करवा देंगे, मेरा मकान बिक जाए। मैंने कहा एक का नहीं बिकने देंगे। जो संपर्क में रहेगा, आएगा, सहयोग करेगा, साथ खड़ा रहेगा, उसका तो हम बिकने नहीं देंगे। अब जो संपर्क ही नहीं कर रहा, जो नजदीक ही नहीं आ रहा, उसका क्या बिक रहा, उसका हमें भी क्या जानकारी। बिकने के बाद अखबार में आने के बाद कह रहे हैं साहब हमारे मकान की सुबह नीलामी है, मेरे खाते से सर कल शाम को रुपए निकाल लिए। तो आप कहाँ गए हुए थे? ग्रुप से तो जुड़ा हुआ था, लेकिन मैंने सोचा यूं ही चलता रहेगा। तो ये जो आप किसी भी चीज़ को हल्के में ले रहे हो, ये खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हो। इसलिए आप सारे लोग आओ, आपकी सारी बीमारियां खत्म करेंगे। ये कानून का खुला खुला उल्लंघन है। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 51 से लेके 67 तक जितने भी एक्ट बने हुए हैं, जितने भी उसमें धाराएं बनी हुई हैं, वो सारे जितना आबकारी विभाग के पक्ष में है उतनी ठेकेदारों के पक्ष में भी वो है। तो उसके तहत जो भी छेड़छाड़ हुई है उसका सारा हर्जाना, जो भी हम लोगों को नुकसान हुआ, सारा विभाग को करना पड़ेगा, सरकार को देना पड़ेगा। हम ये भी उसमें मांग रख रहे हैं। आगे के जो नए ठेकेदार हैं उनके साथ बकवासबाजी नहीं हो, उसको भी हम करेंगे। पिछले लोगों की जो धरोहर राशियाँ जमा है, जो पैसे जमा है, उनको भी वापस दिलवाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, इसमें सब लोगों के सहयोग की जरूरत है। आप वैसे तो हजारों जगह आप सहयोग करते रहते हो, लेकिन जब खुद के काम धंधे की, खुद के ज़मीर को बचाने की, खुद के अपने व्यवसाय को बचाने की जब बात आए, अपने घर बार को, अपने बच्चों को बचाने की बात आए, तो आप घरों से नहीं निकल रहे हो। यही सत्यानाश का कारण है। इसलिए 15 तारीख को आप सब लोग ईमानदारी से, ये नहीं कि वो जाए कि नहीं जाए, एक दूसरे की आलोचना मत करो। आप सब अपने अपने तरीके से 5-5 आदमियों को लेके आप निकलो। 35-40 हज़ार आदमी होंगे। उसी दिन शाम को सरकार का दिमाग भी ठीक कर देंगे, विभाग का दिमाग भी ठीक कर देंगे, और आपकी जो मांगे वो सारी की सारी मनवा के आप लोगों को भेजेंगे। आप लोगों को आना है, तैयारी के साथ आना है। कोई भी चीज़ की जानकारी लेनी है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, आप पूछ सकते हो। एक दूसरे का जो ग्रुपों में गलत कमेंट कर रहे हो, बहुत से लोग तो मेरे ऊपर भी कमेंट करते रहते हैं, वो कई बार भूल जाते हैं, उनकी गलती नहीं मानता, भोले ठेकेदार हैं अपने लोग, वो सोच रहे हैं कमिश्नर होगा ये आबकारी का।
तो इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई अब क्या करोगे, अब वो ये सोच रहे हैं कि भाई मैं करने वाला हूँ। उनको ये पता नहीं, मैं तो आपकी तरह मैं तो लड़ रहा हूँ, बचाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर 1 से 2 जुड़े, 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, तो धीरे धीरे आज इस स्थिति में लेके आगे, वरना अभी तक बहुत से लोगों के घर बिक जाते, बहुत से लोग बर्बाद हो जाते। ये आंदोलनों की देन है कि पुराने लोग जो बर्बाद हुए उन लोगों को दोबारा धंधा करने का मौका मिल गया, वरना पिछले साल ही अगर आपकी खिंचाई हो जाती है, आपकी वसूली हो जाती है, आपके घर मकान नीलाम हो जाते, तो आगे आप धंधा कर पाते क्या? नहीं कर पाते। इसलिए यूनिटी में आप लोगों को बहुत फायदा हुआ। इसलिए सब लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यू है, इसको आप समझते हुए 15 तारीख को खुद की जिम्मेदारी समझते हुए जो भी जिस भी तरीके का आप इस आंदोलन में सहयोग कर सकते हो वो सहयोग भी आपको करना चाहिए। बहुत से सक्षम आदमी है, कोई अकेला, मेरी स्थिति भी नहीं है, जो टीम की जो राज्य कमेटी हमारी बनी हुई है उसकी सबकी स्थिति नहीं है। हम भी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि भाई हमारे से जो बन पड़ेगा वो हम कर रहे हैं, जो हो रहा है वो लगा भी रहे हैं, लेकिन आप लोगों को थोड़ा थोड़ा इसमें समझदारी के साथ काम करना चाहिए। जो भी आप सहयोग कर सकते हो वो सहयोग करना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझ के इस आंदोलन में आना है। आप उम्मीद करूंगा कि आप 15 तारीख को बड़ी तादाद में, बड़ी ताकत के साथ, अनुशासित तरीके से आप इस कार्यक्रम में पहुंचोगे। बहुत बहुत धन्यवाद।